Hello, good morning to all, and welcome to my YouTube channel Rajeshwar Nursing Classes. My name is Shailesh Patel. मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज में आज नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज की थॉट ऑफ डे है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। फेलियर एक चुनौती है, यदि आप उसको स्वीकार करेंगे, उसमें सुधार करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज। प्लाज्मा प्रोटीन जो मेंटेन क्या करता है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, वो कौन सा है? फिब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन या प्रोथ्रोम्बिन। तो देख लेते हैं क्या है एल्बुमिन का नॉर्मल रेंज कितना होता है? तो वो होता है 3.5 to 5, ठीक है। और ग्लोबुलिन का कितना होता है? 2 to 3.5। और एक होता है फिब्रिनोजन, तो फिब्रिनोजन का कितना होता है? 0.2 to 4.5 के आसपास में होता है, ठीक है। ग्राम पर DL होता है इसका। ऑनकोटिक प्रेशर को कौन मेंटेन करता है? तो इसका आंसर जाएगा एल्बुमिन, ठीक है। क्या होता है ऑनकोटिक प्रेशर, एक बार देख लेते हैं। देखो, एल्बुमिन का नॉर्मल रेंज होता है वो 3.5 to 5 ग्राम पर DL होता है। ग्लोबुलिन का नॉर्मल लेवल होता है वो 2 to 3.5 ग्राम पर DL होता है। और फिब्रिनोजन का 0.2 to 4.5 ग्राम पर DL होता है। कई बार रेशियो पूछा जाता है, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन का रेशियो पूछा जाता है, ए रेशियो जी पूछा जाता है। तो ए रेशियो जी कितना होता है? तो 2:1 होता है, ठीक है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो इसको ध्यान में रखना है अपने को। कैसे करता है मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर को? तो देखिए, ये है ब्लड वेसल्स, इसके अंदर ब्लड चल रहा है। तो जो इंटरनल प्रेशर होगा, जो इंटरनल दीवार पे जो ब्लड वेसल्स है, उसकी जो दीवार पे जो प्रेशर क्रिएट करेगा वो तो कहलाएगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। और आउटर साइड से जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो आउटर साइड में जो इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है, वो जो प्रेशर क्रिएट करेगा वो करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी की वजह से ही ब्लड फ्लो इस वेसल्स के अंदर ही फ्लो करता रहता है। यदि ऐसा नहीं हो तो क्या होगा? सारा का सारा ब्लड आउटर फ्लो में आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा और एडिमा हो जाएगा। मतलब ऑनकोटिक प्रेशर यदि मेंटेन नहीं होगा तो क्या दिखेगा अपने को? एडिमा दिखेगा बॉडी के अंदर। और वो मोस्टली कौन करता है? तो एल्बुमिन करता है, क्योंकि वेसल्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू फिर फ्लूइड लीकेज होगा और बाहर की तरफ आ जाएगा यदि ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं रहता है तो, ठीक है। इसी के अंदर अपन देखते हैं कई बार क्लॉटिंग फैक्टर को देखा जाता है, जैसे इसमें फिब्रिनोजन और ये दिया हुआ है। तो क्या होता है फिब्रिनोजन, क्या होता है प्रोथ्रोम्बिन। तो इसको याद रखने का तरीका है, 13 होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर 13 होते हैं। इसको याद रखने का ट्रिक है, फ्रेशर पार्टी टुडे कम, लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर प्लीज हैव फन। तो फ्रेशर से फिब्रिनोजन और पार्टी से प्रोथ्रोम्बिन, टुडे से थ्रोम्बोप्लास्टिन, कम से कैल्शियम, लेट्स से लाइबाइल, और 6 जो नंबर होता है क्लॉटिंग फैक्टर वो एब्सेंट रहता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है। कई बार पूछा भी जाता है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो कौन सा एब्सेंट रहता है। तो 6 नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो एब्सेंट रहता है। कौन सा वाला? 6 वाला, ठीक है। 7 पे स्टेबल और 8 पे होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है। जो हीमोफिलिया होता है उसको करता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। और 9 पे होता है क्रिस्मिस फैक्टर, या इसको एंटी हीमोफिलिक बी भी बोलते हैं, ठीक है। एंटी हीमोफिलिक बी भी बोलते हैं। स्टूट पावर फैक्टर सीनियर से होगा। और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो एंटीसेंट्स होगा वो प्लीज से हो जाएगा। 12 नंबर पे हैगमैन फैक्टर और 13 पे होगा फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फन से होगा, ठीक है। याद रखना, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, फ्रेशर पार्टी टुडे कम, लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर प्लीज हैव फन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ स्पान ऑफ फेटल आरबीसी। किसकी आरबीसी पूछ रहा है? फेटल आरबीसी। फेटल मतलब न्यूनेट, बच्चा, उसकी आरबीसी का लाइफ स्पान पूछा गया है।
तो इसका आंसर क्या जाएगा 80 डेज। यदि एडल्ट का यहाँ पे ये फैटल वर्ड यूज नहीं करता तो इसका आंसर क्या जाता 120 डेज। ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क इज, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है? तो इम्यूनोग्लोबिन अपन ने देख लेते हैं एक बार। होता है, इसका ट्रिक होता है गामड़े, गामड़े से आपको याद रखना है। जी का मतलब होता है IgG, ए का मतलब होता है IgA, एम का मतलब होता है IgM, डी का मतलब होता है IgD, ई का मतलब होता है IgE। ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन जो जी होता है उसका काम क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन जो जी होता है IgG जो होता है, इसका काम क्या होता है? कोई भी वायरस वगैरह आता है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने का, जो लॉन्ग टाइम एंटीबॉडी जो होती है बॉडी के अंदर, वो IgG होता है। IgM क्या होता है? IgM जो होता है वो इंस्टेंट जो एंटीबॉडी होती है, इंस्टेंट, जैसे कोई इन्फ्लामेशन हुआ है उसमें इंस्टेंटली यदि कोई इंक्रीज होगा तो वो कौन सा होगा? IgM होगा। ठीक है। और IgD इसी के साथ में अटैच रहता है। और IgE ये कोई भी इन्फ्लामेशन या एलर्जी कंडीशन होती है उसके अंदर बढ़ता है, एलर्जी कंडीशन में। ठीक है। और IgA ये ब्रेस्ट मिल्क, मदर के ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है। ये भी इम्यून सिस्टम का काम करता है, इम्यूनिटी को बनाए रखता है। IgA का होना भी बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क इज, यदि आंसर जाएगा तो इसका जाएगा IgA। ठीक है। IgD बता दिया। IgG होता है जो लॉन्ग टाइम इम्यूनिटी को बनाए रखता है। IgM होता है जो इंस्टेंट एंटीबॉडी को बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस बाई, एंटीबॉडी किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? प्लाज्मा सेल, इरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट या बेसोफिल्स। तो देख लेते हैं बेसोफिल्स क्या है। बेसोफिल्स एक WBC का पार्ट है, WBC का पार्ट है। मोनोसाइट क्या है? WBC का पार्ट है। और इरिथ्रोसाइट क्या है? RBC। ठीक है। मोनोसाइट का काम क्या है? ये फेगोसाइटिक सेल है। कौन सी है? फेगोसाइटिक सेल है, मतलब ब्लड की फेगोसाइटिक सेल ये है। ठीक है। और बेसोफिल्स क्या है? ये जो एलर्जी कंडीशन वगैरह होती है उसमें ये इंक्रीज हो जाता है, मतलब इम्यून रेस्पॉन्स देता है। ठीक है। और एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है? तो प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करता है। ठीक है। जो लिम्फोसाइट होती है प्लाज्मा सेल में, WBC का ही टाइप होता है लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो होता है जिसमें बी लिम्फोसाइट पर जो होता है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। ये WBC के टाइप है जिसमें मोनोसाइट है, ईसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, लिम्फोसाइट है और न्यूट्रोफिल्स है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। इसमें से कौन सी ड्रग्स है जो एंटी प्लेटलेट है? एंटी मतलब प्लेटलेट के विरोधाभास में। ठीक है। तो इसके अंदर आंसर जाएगा एस्पिरिन। ठीक है। ये एंटी प्लेटलेट ड्रग है जो NSAID ग्रुप की है, NSAID ग्रुप की है। और ये एंटी प्लेटलेट और पेन किलर का भी काम करती है। ठीक है। डिजॉक्सिन का काम क्या है? तो डिजॉक्सिन हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इफेक्टिवली करवाती है, मतलब हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इफेक्टली यदि कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो डिजॉक्सिन दी जाएगी। और स्ट्रेप्टोकाइनेज ये क्या है? थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स है। कौन सी है? थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स है। थ्रोम्बोलाइटिक का मतलब क्या होता है? यदि कोई क्लॉट बन गया है बॉडी के अंदर, उस क्लॉट को तोड़ने का काम करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। और डोबोटामाइन ये हार्ट के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा एस्पिरिन जो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स है। ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके अंदर होता है, जैसे यदि किसी को डेंगू है, मलेरिया है, तो उन लोगों को ये एस्पिरिन नहीं दिया जाता है, मतलब एंटी प्लेटलेट
नहीं दिया जाता है, या फिर कोई ब्लड क्लॉटिंग का कोई डिसऑर्डर जिसको हो रखा है उसको एस्पिरिन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि और ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा और ब्लड बाहर आ जाएगा, ठीक है, मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी। In the coagulation process, which enzyme convert inactive fibrinogen to insoluble fibrin threads? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि कोगुलेशन का ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर कौन सा एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है किसको, इनएक्टिव जो फिब्रिनोजन होता है उसको सॉल्युबल फिब्रिन थ्रेड्स के अंदर। देखो कोई क्लॉट यदि बनाना है तो एक को दूसरे में थ्रेडिंग में बदलना पड़ेगा। जैसे फिब्रिन जो मैश होता है, थ्रेड्स मतलब जो फिब्रिन मैश बनती है वो किसके कौन एक्टिव उसको करता है, तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर करता है, प्रोथ्रोम्बिन करता है या थ्रोम्बोप्लास्टिन करता है। तो इसका आंसर जाएगा थ्रोम्बिन है। थ्रोम्बिन है वो इसको फिब्रिनोजन को फिब्रिन थ्रेड्स के अंदर बदलेगा, ठीक है। ये प्रोथ्रोम्बिन है, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है, कौन है, कैल्शियम, और थ्रोम्बिन है ये फिब्रिन स्टेबलाइजर फैक्टर है फिब्रिनोजन, ये थ्रोम्बिन है जो किसको बदलेगा, फिब्रिन फाइबर के अंदर, और ये फिब्रिन फाइबर है जो मैश में बदल जाएगा, फिब्रिन में मैश में, ठीक है। कुलीज एनीमिया इज कॉज्ड बाय विच रीजन? कुलीज जो एनीमिया है वो किसके द्वारा कॉज्ड होगा? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, डेफिशिएंसी ऑफ B12, डेफिशिएंसी ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, या डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा चेन, ठीक है। तो जो कुलीज एनीमिया होता है वो बीटा चेन के कमी की वजह से होता है। क्या होता है कुलीज एनीमिया? तो कुलीज एनीमिया होता है ये बीटा थैलेसीमिया का पार्ट है। किसका है? बीटा थैलेसीमिया का पार्ट है, ठीक है। कुलीज नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि इसको नाम दिया था वो डॉक्टर थॉमस बेंटन कुलीज ने दिया था, इसलिए इसका नाम कुलीज एनीमिया पड़ा है, ठीक है। रीड-स्टर्नबर्ग सेल इज नोड आर फाउंड इन, रीड-स्टर्नबर्ग जो सेल है उसमें जो नोड पाए जाते हैं वो किस में देखे जाते हैं? मल्टीपल माइलोमा में, हॉडकिंस लिम्फोमा में, नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा में, या लाइफोमा में। तो इसका आंसर जाएगा हॉडकिंस लाइफोमा के अंदर, ठीक है। क्या होता है हॉडकिंस और क्या होता है नॉन हॉडकिंस? तो प्रिविलेंस है इसका ये 8th मोस्ट कॉमन कैंसर है, रिलेटिवली ये रेयर होता है हॉडकिंस, ये 65 और ओल्डर में पाया जाता है, और ये 20 to 40 और 65 और उससे ओल्डर में पाया जाता है। 2 मेन टाइप होते हैं और इसके सब टाइप होते हैं, 2 मेन टाइप और 4 सब टाइप होते हैं। इसमें रीड-स्टर्नबर्ग जो सेल है वो प्रेजेंट नहीं होती है, और इसके अंदर रेड-स्टर्नबर्ग सेल है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। 5 ईयर जो सर्वाइवल रेट है उसका 74% है और इसका 88% है, ठीक है। इसका कंफर्मेटिव जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो क्या होता है? बायोप्सी। ये यहाँ पे जो बना है लिम्फोमा, इसके अंदर से बायोप्सी लिया जाएगा, बायोप्सी के अंदर सेल देखी जाएगी, जो हॉडकिंस सेल होगी वो इस टाइप की होगी, ठीक है। ये बायोप्सी है उसका कंफर्मेटिव टेस्ट है। हॉडकिंस जो लाइफोमा होता है इसके टाइप जो होते हैं वो 4 होते हैं, जैसे नोडुलर स्क्लेरोसिस और मिक्सिंग सेलुलरिटी और लिम्फोसाइट रिच और लिम्फोसाइट डिप्लेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परप्यूरा इज मैनिफेस्टेशन ऑफ, परप्यूरिया है ये जो परप्यूरिया होता है जो मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम है वो किसका है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, एनीमिया, या ल्यूकोपेनिया। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब क्या होता है? डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट की कमी को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ल्यूकोसाइटोसिस WBC को बोलते हैं, और एनीमिया जो नंबर में बढ़ती है WBC जैसे इन्फेक्शन वगैरह में, उसमें एनीमिया डिक्रीज नंबर ऑफ RBC, और ल्यूकोपेनिया डिक्रीज नंबर ऑफ WBC, ठीक है। WBC की कमी जो होती है उसको ल्यूकोपेनिया बोलते हैं, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्लेटलेट की कमी को बोलते हैं, ठीक है, और एनीमिया RBC की कमी को बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? परप्यूरिया किसकी वजह से होता है? ब्लड लीकेज की वजह से। ब्लड लीकेज कब होगा? जब प्लेटलेट कम होगी, और प्लेटलेट कम होगी तो अपने को परप्यूरिया पटेची देखने को मिलेगी। क्या होता है परप्यूरिया पटेची और ब्रीसिंग? तो ये पटेची है, जो डॉट डॉट होते हैं उसको पटेची बोलते हैं। ब्रशिंग
इस टाइप का होता है जो ब्रशिंग माना जाएगा, जिसमें ब्रश लाइक शो होगा, रेड ब्रश लाइक। परप्यूरिया होता है ये पटेची का एक्सपांडर होता है, मतलब बहुत बड़े बड़े जो होते हैं उसमें अपने को रेड साइन देखने को मिलेंगे, ठीक है। द अपेक्स ऑफ हार्ट इज फॉर्म्ड मोस्टली बाई, हार्ट का जो अपेक्स होता है वो किसके द्वारा बनता है? सेंट्रल वेंट्रिकल के द्वारा, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा, राइट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम के द्वारा। तो हार्ट का जो अपेक्स बनता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा। हमेशा हार्ट का जो अपेक्स होता है वो बेस होता है वो नीचे होता है, और अपेक्स बेस होता है जो अपर होता है, और अपेक्स होता है वो नीचे होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है, हार्ट के अंदर उल्टा होता है। जैसे ये अपेक्स यहाँ पे है इसका, मोस्टली अपेक्स का मतलब क्या होता है? अपरी पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, और बेस का मतलब क्या होता है? नीचे वाला पार्ट। बट हार्ट के अंदर अपेक्स है वो नीचे होगा, और बेस होगा वो ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। तो अपेक्स है ये लेफ्ट जो वेंट्रिकल है वो अपेक्स बनाएगा, ठीक है। ये हार्ट है, इसका अपेक्स बनाएगा। द पी वेव ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है ईसीजी होता है, उसके अंदर पी वेव क्या रिप्रेजेंट करेगा? एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। देख लेते हैं पी क्या करता है और क्यूआरएस क्या और टी वेव क्या करता है। तो एट्रियल का जो डीपोलराइजेशन होता है वो करता है पी वेव। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? सिस्टोल। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है सिस्टोल, और सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। यदि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पी वेव आएगा, और वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल का यदि सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या आएगा? तो आएगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। और वेंट्रिकल का जब रिपोलराइजेशन होगा, रिपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? डायस्टोल। क्या होगा? डायस्टोल। और डायस्टोल का मतलब क्या होता है? कि रिलीज होगा, मतलब डायलेशन होगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो इसका आंसर क्या जाएगा? एट्रियल डिपोलराइजेशन। एट्रियल डिपोलराइजेशन, पी वेव क्या देगा? एट्रियल डिपोलराइजेशन। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इन केस ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन के केस में? सब हैं एक को छोड़ करके, मतलब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन सा नहीं है जिसको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं? एज, ओबेसिटी, साल्ट इंटेक या एल्कोहल इंटेक, इसमें से कौन सा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर नहीं है? तो एज को अपन कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। ओबेसिटी, आपको मोटापा है तो उसको आप कम कर सकते हैं। साल्ट इंटेक, यदि आप नमक ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको कम कर सकते हैं। एल्कोहल इंटेक, यदि आप एल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको कम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा एज। एज है वो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। और क्या होता है नॉन मॉडिफाइबल में? तो इसके अंदर जैसे कि जेनेटिक कुछ है, तो आप जेनेटिक कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। इस टाइप के वो होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोग्राफी इज एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ, एंजियोग्राफी जो एक्सरे होता है वो किसका विजुअलाइजेशन होता है? हार्ट का, लंग्स का, ब्लड क्लॉट का या ब्लड वेसल्स का? तो एंजियोग्राफी होता है वो ब्लड वेसल्स का एक्सरे होता है, ठीक है। एंजियोग्राफी के थ्रू ही एंजियोप्लास्टी की जाती है, ठीक है। तो वैन के थ्रू, आर्टरी के थ्रू, फीमोरल जो आर्टरी है उसके थ्रू हार्ट तक पहुंचा जाता है, इसके थ्रू ही एंजियोग्राम किया जाता है, ठीक है, वार के द्वारा। और उसी के थ्रू ही यदि एंजियोप्लास्टी अपने को करना होता है तो इसी वैन के थ्रू, आर्टरी के थ्रू अपने को एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एंजियोग्राफी जो होता है, जो एक्सरे विजुअलाइजेशन होता है वो ब्लड वेसल्स का एंजियोग्राफी एक्सरे होता है, ठीक है। ऐसे ही बने रहिए अपने साथ में। चैनल को लाइक कर लीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।